हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स प्रॉब्लम। आज जो 11th क्लास का क्वेश्चन मैं लाया हूँ आपके लिए, चैप्टर 7 से है, रोटेशनल मोशन वाला जो चैप्टर है। एंड थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ नॉन यूनिफॉर्म बार ऑफ वेट डब्ल्यू, नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, ये याद रखना। ऑफ वेट डब्ल्यू इज सस्पेंडेड एट अ रेस्ट, मतलब रेस्ट पे है, बाय टू स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल वेट। मतलब इन स्ट्रिंग्स जो है उनका नेग्लिजिबल वेट है, एज शोन इन द फिगर। फिगर आपको है, ये स्ट्रिंग है। ठीक है, नेग्लिजिबल वेट वाली ये वाली स्ट्रिंग है। ठीक है, ये स्ट्रिंग है 1, ये स्ट्रिंग है 2, ये दोनों जो स्ट्रिंग्स है ये नेग्लिजिबल वेट है। द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल्स आर 36.9 एंड 53.1। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। द बार इज 2 मीटर लॉन्ग, मतलब ये पूरी बार है 2 मीटर लॉन्ग। ठीक है, कैलकुलेट द डिस्टेंस डी। ठीक है, यहाँ डी है, दे रखा है क्वेश्चन में कि ये डी डिस्टेंस है। ठीक है, ये डिस्टेंस डी है ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बार फ्रॉम इट्स लेफ्ट एंड। ठीक है, तो हमको ये डिस्टेंस डी कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब तो इस क्वेश्चन में ना आपका पूरा जो चैप्टर है ना 7th, मतलब आपने जब जो भी अभी तक पढ़ा है पहले तीन मतलब 3rd 4th 5th 6th 7th चैप्टर में जितना भी पढ़ा है सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो समझने वाली बात है। ठीक है, अगर ये दोनों स्ट्रिंग्स देखते हैं पहले। ठीक है, दोनों स्ट्रिंग्स देखते हैं। ठीक है, इसमें एक टेंशन लग रही है। ठीक है, टेंशन जो है ऊपर की तरफ डायरेक्शन है उसका। ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं टेंशन 2। इसकी एक टेंशन लग रही है, वो है टेंशन 1। ठीक है, तो एक टेंशन है, ये फोर्सेस है। क्योंकि ये फोर्सेस जो है इस वेट को, इस जो रॉड है नॉन यूनिफॉर्म रॉड, इस वेट को वो क्या करती है? बैलेंस कर रही है। ठीक है, तो अब ये बैलेंस कर रही है। एग्जैक्टली क्या हो रहा है अब इसमें जो है, ये आपके बिल्कुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है आपका वेट। ठीक है, तो मतलब वेट है आपका इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आपका वेट है। तो इसके अपोजिट कोई ना कोई फोर्स लग रही होगी, एग्जैक्ट अपोजिट। ठीक है, जो इस वेट को बैलेंस कर रही होगी। वो फोर्स कहाँ से आ रही है? वो आ रही है स्ट्रिंग से फोर्स। ठीक है, वो आ रही है आपकी दोनों स्ट्रिंग से फोर्स। तो हमको इस स्ट्रिंग के फोर्स का कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एक कंपोनेंट आपको जैसे टेंशन T2 का देखेंगे तो एक कंपोनेंट ये एक्स वाला होगा और एक कंपोनेंट होगा वाई वाला। ठीक है, सिमिलरली अगर T1 का निकालेंगे तो एक कंपोनेंट होगा ये एक्स वाला और एक कंपोनेंट होगा ये वाई वाला। एंड ये जो वाई वाले कंपोनेंट जो ऊपर जो कंपोनेंट जा रहे हैं, ठीक है, यही कंपोनेंट जो है वेट को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, जिसके कारण जो है हमारा ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है ये वुड। ठीक है, तो अब आप बोलोगे सर हम लोग जो है ये जब निकालते हैं आपका क्या बोलते हैं कंपोनेंट्स। ठीक है, कंपोनेंट्स हम लोग कैसे निकालते हैं? क्योंकि लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है कंपोनेंट्स में सोचने की। कंपोनेंट होता है तब निकाला जाता है कि अगर, ठीक है, या तो मोशन हो रहा हो, मोशन जिस डायरेक्शन में है। ठीक है, मोशन जिस डायरेक्शन में है, और मोशन इज अबाउट टू हैपन। ठीक है, ठीक है, अबाउट टू हैपन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? या तो मोशन हो रहा होगा या अबाउट टू हैपन। मतलब इस हम लोग इसमें ही हम लोग क्या करते हैं, अपने कंपोनेंट्स निकालते हैं, ताकि हमको पता तो चले कि मोशन क्यों हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है, ये किस वजह से रुका हुआ है। ठीक है, अगर इस केस में देखते हैं, अगर देखो, अगर यहाँ है एक स्लांट एरिया है। ठीक है, उसमें जो है एक वुड ब्लॉक है। तो इसमें हमको एक पता है कि ये वुड जो है इस डायरेक्शन में आएगा, ये हमको पता है। लेकिन इस डायरेक्शन में अगर हमको कुछ फोर्स नहीं गिवन है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो फोर्स लग रही होगी। और वो फोर्स है क्या? वो फोर्स होती है जो इसके वेट के कारण आती है। ठीक है, तो उसका हम लोग कंपोनेंट निकालते हैं, एक कंपोनेंट यहाँ जाता है, एक कंपोनेंट यहाँ जाता है। क्योंकि हमको मोशन चाहिए, तो मोशन के एग्जैक्टली अपोजिट या परपेंडिकुलर, ठीक है, कोई ना कोई जो है कंपोनेंट होगा। ठीक है, जनरली यही देखोगे आप कभी भी अगर देखोगे। अगर आपका एक पुली का सिस्टम है
तो उसमें भी अगर आप देखोगे तो एक ये पुली है, ठीक है, एक मास ये है M2 M1। इसमें जो है सिंपली हम लोग बोल देते हैं, जैसे अगर M2 बाहरी है तो इस डायरेक्शन में होगा, तो ये इसका यही वाला कंपोनेंट होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग कोई डिवाइड नहीं करते हैं। अगर हम लोग ये एक बॉडी है, ठीक है, इसमें हम लोग ऐसे फोर्स लगा रहे हैं F, ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, बॉडी अगर ऐसे है और उठ नहीं रही है अपने जमीन से, ठीक है, एक फ्रिक्शनलेस फोर्स में, मतलब फ्रिक्शन सरफेस में है या लेवल सरफेस में, जैसे भी हो, ठीक है, अगर बॉडी उठ नहीं रही है तो फोर्स हम लोग इस डायरेक्शन में लगा रही है, ठीक है, तो बॉडी कहाँ मूव कर रही है, बॉडी तो इस डायरेक्शन में मोशन है उसका, बॉडी तो उसका मोशन इस डायरेक्शन में है, मोशन इस डायरेक्शन में है, मतलब इस और इस फोर्स के अलावा जो है कोई फोर्स वर्क नहीं कर रही होगी, तो इसका इसी फोर्स का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा जिसको हम लोग F cos थीटा कह देते हैं, ठीक है, वही तो इसका मोशन करा रहा है, ठीक है, और अगर ये फ्रिक्शन सरफेस में है तो एग्जैक्टली एक अपोजिट लगेगी, जो होगा फ्रिक्शन, जो मोशन को अपोज करेगा, ठीक है, तो मोशन और अबाउट टू हैपन जो मोशन है, ठीक है, अबाउट टू हैपन होने वाला है, मतलब होने वाला है जो मोशन, उसके अलाउंग ही हम लोग कंपोनेंट्स निकालते हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग अगर इसी फिगर में हम लोग जो है, ठीक है, मैंने जो बोला है मोशन वाला केस, ठीक है, अगर हम लोग जो है ये दोनों स्ट्रिंग काट दें, दोनों स्ट्रिंग अगर हम लोग यहाँ से काट दे तो एग्जैक्टली क्या होगा, ये बॉडी किस तरफ मूव करेगी, ये मोशन इस तरफ होगा, और यही इसका वेट है, तो इसी डायरेक्शन में ये बॉडी मूव करेगी, ठीक है, तभी जो है हम इस स्ट्रिंग के जो कंपोनेंट है वो एक यहाँ निकाल रहे हैं और एक इस डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, और इस वाले स्ट्रिंग के यहाँ निकाल रहे हैं एंड इस डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसी वेट को ही तो बैलेंस कर रहा है ये दोनों, ठीक है, तो ये दोनों जो टेंशन है, टेंशन के कंपोनेंट है, ठीक है, अब देखते हैं कि हमने जो बोला ये है हमारा T1, ये हमने बोला T2, अब कंपोनेंट जो है क्या होगा एग्जैक्टली एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, याद करो आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, जिसमें हमने पढ़ा था A वेक्टर एंड दिस इज द B वेक्टर गिव्स यू द रिजल्टेंट वेक्टर, तो इधर जो है रिजल्टेंट वेक्टर है वो है T1, लेकिन यहाँ एक T1 का कंपोनेंट जो है जो इस डायरेक्शन में है और एक T1 का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो क्या होगा जब ये अगर मैं इसमें पैरेलल लाइन बनाऊं तो ये 53.1 है, तो इसका एंगल कितना बनेगा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका एंगल कितना बनेगा, वो बनेगा आपका 36.9, तो ये आपका बनेगा 36.9, ठीक है, क्योंकि एक अगर इसको एक्सटेंड कर दे तो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, एंड ये 90 डिग्री, तो ये 53.1 एंड पूरे सम होता है कितना 180, तो ये 36.9, तो ये हो जाएगा आपका T1 cos, ठीक है, थीटा, जो आपका है 36.9, इसको हम लोग थीटा 1 बोल देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका थीटा 1, और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा 1, ठीक है, सिमिलरली T2 का एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, एंड एक होगा अबव डायरेक्शन में, इसको मैं बोल देता हूँ T2, ठीक है, और इसको भी T2 अभी बोलते हैं, तो अगर ये 36.9 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 53.1, ठीक है, ये एंगल हो जाएगा 53.1, और इसी एंगल को मैं बोल देता हूँ थीटा 2, तो ये हो जाएगा आपका T2 cos थीटा 2 इस कंपोनेंट में, और इसमें हो जाएगा आपका T2 साइन थीटा 2, तो इससे एक चीज पता लग रहा है कि जो साइन थीटा के दोनों कंपोनेंट हैं टेंशन के, वो आपके वेट को रोक रहे हैं, ठीक है, जो भी वेट है ये, ठीक है, उसको ये लोग बैलेंस आउट कर रहे हैं, ठीक है, ये हमको पता लग रहा है, ठीक है, तो अब जो है हम लोग फाइंड आउट करते हैं, देखो डायग्राम सारा आपके सामने है अब, ठीक है, इसमें वैल्यूज चाहिए होंगी तो मैं वैल्यूज पहले ही लिख देता हूँ, जैसे हो गई कॉस,
कॉस 36.9, ठीक है, कॉस 36.9 होता है 0.799। ऐसे ही होता है साइन 36.9, जिसकी वैल्यू होगी आपकी 0.600। ऐसे ही होगा आपका, ठीक है। अब होगा साइन 53, साइन 53.1। ये जो है ना आपको अगर कहीं और क्वेश्चन आएगा तो आपकी वैल्यूज प्रोवाइड होगी। जनरल तो आपको 30, 60, 90 की याद होनी ही चाहिए, और ये वाली जो वैल्यूज है ये आपको प्रोवाइडेड होंगी, क्योंकि आप कैलकुलेटर तो यूज नहीं कर सकते हो, तो ये जनरली आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज है। अब अगर इसमें देखा जाए एग्जैक्टली क्या हो रहा है, अगर मैं इस डायरेक्शन में देखो, मैं इसको बोल देता हूँ एक्स एक्सिस में और इसको बोल देता हूँ वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो है टी, देखो कोई मोशन तो है नहीं एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया T1 cos θ1 इज बैलेंसिंग योर T2 cos θ2। ठीक है, कोई बैलेंस कर रहा है, तो मतलब इसमें जो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम हम लोग जो लगाएंगे, ठीक है, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में, क्योंकि मूव तो नहीं कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में जब ये हम लोग यूज करेंगे तो T1 cos θ1, cos θ1 आपका क्या है, θ1 है आपका 36.9, 36.9 का वैल्यू है 0.799। और T2 cos θ2, θ2 है आपका 53.1, 53.1 cos 53.1 की वैल्यू है 0.600। ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग T1 और T2 की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, और एक इनका एक रिलेशन आएगा। ठीक है, तो रिलेशन क्या आएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं T2/T1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 0.799 अपॉन 0.600, जो कि आएगा आपका 1.33। तो हमको टेंशन पता लग गया, टेंशन के बीच का रिलेशन पता लग गया, और हमने यहाँ जो यूज किया है वो यूज किया है ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, क्योंकि बॉडी तो मूव नहीं कर रही है। ठीक है, बॉडी तो मूव कर नहीं रही है, तो जो है वो ट्रांसलेशन हो नहीं रहा है। ठीक है, तो बॉडी रुकी हुई है, तो ये उस ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम के कारण हमको टेंशन का चीज मिल गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग रोटेशन इक्विलिब्रियम से हमको, क्योंकि फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस। ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये जो डी है। ठीक है, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म है ना, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं और होगा। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास, तभी यहाँ वेट गिवन है। वेट जो है जनरली सेंटर ऑफ मास से निकलता है। ठीक है, कभी भी अगर आपने देखा होगा जो लोग जो कॉपी हिलाते हैं, ठीक है, आपने कभी देखा होगा उंगली में कॉपी रख के, ठीक है, कॉपी मूव कर रहे होंगे, अगर उनका सेंटर ऑफ मास में, अगर कॉपी का सेंटर ऑफ मास मिल गया उनको, तो वो इजीली कॉपी को हिला पाते हैं। ठीक है, या कोई कोई बॉल को हिलाते हैं अपनी उंगलियों में। ठीक है, अगर सेंटर ऑफ मास में जो है उनका उंगली होगी, ठीक है, मतलब एग्जैक्टली उसी लाइन पे होगी, तो वो एग्जैक्टली मूव कर पाते हैं। बस वो सिर्फ क्या करते हैं, फोर्स प्रोवाइड करते रहते हैं ताकि वो घूमता रहे। सिमिलरली अगर देखा जाए तो हमारे जो घर का जो डोर है, ठीक है, डोर जो है ये एक एक्सिस होता है डोर का। ठीक है, ये एक्सिस होता है और ये रेडियस है उसका। ठीक है, मतलब इसका डिस्टेंस है। ठीक है, और यहाँ नॉब है। जब हम ये नॉब से इस डोर को मूव करते हैं, कोई ना कोई फोर्स देते हैं। ठीक है, कोई ना फोर्स देखते हैं, और इसका डिस्टेंस होता है डी। ठीक है, तो ये इनके जो डिस्टेंस है ना, फोर्स और डी, ये ऐसे होता है कि आराम से ये जो डोर है वो रोटेट हो जाए। ठीक है, अगर हमारा ये डिस्टेंस कम हो जाएगा तो ये बॉडी जो है उसमें हमको और ज्यादा फोर्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, और ज्यादा फोर्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब एग्जैक्टली क्या है, यहाँ भी जो है वेट नॉन यूनिफॉर्म वो है रॉड, तो वेट जो है इस डायरेक्शन में है, मतलब वो डी है फ्रॉम लेफ्ट साइड। ठीक है, तो यहाँ जो है इस पॉइंट में जो है, इस पॉइंट को मैं एक्स पॉइंट बोल दूं,
एक्स पॉइंट के अराउंड ही रोटेशन इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है, इस पॉइंट में, एक्स पॉइंट में। और रोटेशन इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला पता ही होगा आपको, क्या होता है, रोटेशनल, ठीक है, एग्जैक्टली क्या है, बॉडी ना ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम कर रही है ना रोटेशन इक्विलिब्रियम कर रही है, लेकिन इक्विलिब्रियम कहाँ से हो रहा है, वेट से, ठीक है। तो मैं वेट से जो है इक्विलिब्रियम हो रहा है, तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, वेट का जो है वो जीरो हो जाएगा, और एक हो रहा है ये जो, अगर टी टू कॉस थीटा, देखो अगर मैं सिंपल ही डायग्राम बनाऊं, ठीक है, ये जो कंपोनेंट थे, ये वाले कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये सिर्फ उसको ट्रांसलेशन प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन जो वाई एक्सिस में है वो इसको इस तरफ रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है, ये वाला जो है, ये वाला जो है उसको इस डायरेक्शन में रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है, एंड वेट जो है, वेट उसको जो है जो है उसको इस डायरेक्शन में रोटेट कराने की कोशिश करेगा, लेकिन हमारा इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे है, ठीक है, जो है डी डिस्टेंस पे, ठीक है, डी डिस्टेंस पे। तो रोटेशन इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है कि आपको पता होना चाहिए कि जो टॉर्क है वो टॉर्क बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है, टॉर्क बैलेंस हो रहे हैं। तो एग्जैक्टली टॉर्क क्या लग रहा है, टॉर्क वन इज बैलेंसिंग द टॉर्क टू, टॉर्क वन मैं कह रहा हूं इस वाले को, ठीक है, टॉर्क वन, और इस वाले को कह रहा हूं मैं टॉर्क टू, और जो टॉर्क थ्री है ना, जो ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ये जीरो है, ठीक है, ये जो टॉर्क थ्री है ये जीरो है, क्योंकि टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, और इसी पॉइंट से ले रहे हैं तो डिस्टेंस तो है ही नहीं, तो इसलिए ये जीरो हम लोग कह रहे हैं, क्योंकि इसी पॉइंट्स में हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई एक पॉइंट होता है जो हमको कंसीडर करना होता है एक सर्कुलर इक्विलिब्रियम में, क्योंकि सर्कुलर कभी भी मोशन होता है, रोटेशन मोशन होता है, तो या तो एक पॉइंट होता है या एक एक्सिस होता है। अगर अगर इस कॉपी वाले एग्जांपल में देखा जाए तो एक पॉइंट है जो स्टेशनरी रहता है और सारे पॉइंट हिल रहे हैं। डोर देखा जाए तो डोर में एक एक्सिस होता है, वो स्टेशनरी रहता है और सारे पॉइंट हिल रहे हैं। तो इसमें जो ये पॉइंट है डब्ल्यू वेट जो है वो स्टेशनरी है, क्योंकि हम इसी के अराउंड देख रहे हैं, ठीक है। अगर इसको कंसिडर करना चाहते हैं तो हम इसको कंसिडर भी कर सकते हैं, लेकिन ये जीरो हो जाएगा। तो एग्जैक्टली देखते हैं क्या हो रहा है। टॉर्क वन जो है तुम्हारा क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, टॉर्क वन है तुम्हारा क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो टॉर्क वन। टॉर्क टू है इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो टॉर्क टू हो जाएगा आपका आरएचएस में। टॉर्क थ्री कौन से डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, टॉर्क थ्री भी आपके टॉर्क टू के डायरेक्शन में ही रोटेट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर अगर मैं यहाँ से अगर टी टू को अगर कैंसिल करूंगा तो ये जो है नीचे की तरफ ऐसे ही मूव करेगा, ठीक है, तो ऐसे ही मूव करेगा, तो टॉर्क थ्री हो जाएगा। अब इसकी वैल्यूज लिखते हैं। टॉर्क टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला याद होना चाहिए, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये तो सबको पता है, ठीक है। तो फोर्स हमारा क्या लग रहा है टॉर्क वन में, वो लग रहा है आपका टी टू साइन थीटा टू, ठीक है, यही फोर्स लग रहा है, ये हमारा फोर्स है, इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है इस पॉइंट से, डिस्टेंस है हमारा डी, डिस्टेंस है हमारा डी। टॉर्क टू, टॉर्क टू में जो है हमारा कितना फोर्स लग रहा है, वो है टी वन साइन थीटा वन, एंड डिस्टेंस कितना है, देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो होगा टू माइनस डी, क्योंकि टू पूरे का था, डी वहां का था, तो ये हो जाएगा आपका टू माइनस डी। और जो टॉर्क थ्री है इस पॉइंट में ही है, फोर्स तो हमको पता है वो हो जाएगा आपका वेट, इनटू डिस्टेंस कितना है, जीरो, डिस्टेंस है जीरो, क्योंकि इसी पॉइंट के अलाउंग ही हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस इक्वल टू जीरो। अब यहाँ क्या है, टी टू अपॉन टी वन, ठीक है, टी वन इस तरफ ले आए, साइन थीटा टू, साइन थीटा टू, साइन 53.1 हो जाएगा आपका 0.799 इंटू डिस्टेंस अपॉन साइन थीटा वन, साइन थीटा वन हो जाएगा साइन 36.9, जो हो जाएगा आपका 0.600, और ये हो जाएगा आपका टू माइनस डी, ठीक है। अब टी टू बाई टी वन की वैल्यू जो है हम लोग यहाँ से पुट करेंगे,
ठीक है, जो हो जाएगा आपका 1.33 इंटू 0.799 डी इज इक्वल टू 0.6002 माइनस डी। एंड अब जो है इसको सिर्फ सॉल्व करना है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है और आपको डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन था एंड ये समझ में आ जाना चाहिए अब तो। ठीक है, थैंक यू। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।